हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्टडी लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैकेनिकल हाउस चेंज होके स्टडी लाइव हो गया है, तो ज़्यादा आश्चर्यचकित आपको नहीं होना है माय डियर। आज बहुत दिन बाद हम फिर से अपना लेक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर, है ना। काफ़ी दिन बाद हमें लगा फिर से चालू करते हैं। पिछले साल से हमने चालू किया था और 8 लेक्चर बने थे लगभग। उसके बाद उसके बाद समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, है ना। अभी हम सोच रहे हैं फिर से ये थर्मोडायनेमिक्स तो कंप्लीट ही कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए मेरी तरफ से, है ना। तो चलो माय डियर, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, आने की कोशिश करेंगे अपन वीडियो में, है ना। तो चालू करते हैं अभी। क्या क्लासियस इनइक्वलिटी, क्लासियस इनइक्वलिटी से अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो माय डियर, आप देख रहे होंगे डेल्टा क्लासियस इनइक्वलिटी क्या बोलता है। क्लासियस इनइक्वलिटी बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी जो होता है एक्चुअली में लेस आर इक्वस टू क्या होता है माय डियर, लेस आर इक्वस टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। बात समझ में आई। अभी एक्चुअली में क्या है कि यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी लेस देन 0 होता है माय डियर, लेस देन 0 होता है, तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी हमारी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। और यदि डेल्टा क्यू अपॉन टी जो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा माय डियर, तो हमारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। और डेल्टा क्यू अपॉन टी जो है, डेल्टा क्यू अपॉन टी जो है माय डियर, वो किस में यूज होता है, वो हीट इंजन में यूज होता है, ठीक है ना। और डेल्टा क्यू अपॉन टू लेस देन 0 होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। डेल्टा क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू 0 होगा तो वह रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और डेल्टा क्यू अपॉन टू ग्रेटर देन यदि 0 होता है माय डियर, तो यह प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आउटकम निकल के आता है दोस्त, वो क्या हो जाएगा, जो आउटकम निकल के आता है वो हो जाएगा माय डियर आपका साइक्लिक प्रोसेस। ये आउटकम आपका निकल के आ गया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा क्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अभी ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्या है कि तो माय डियर बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम आउटकम क्या निकल के आया क्लासियस इनइक्वलिटी का। तो आउटकम आ जाएगा माय डियर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है ना। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल इज लेस देन डेल्टा क्यू इरिवर्सिबल, ठीक है। मीन्स माय डियर हीट इंट्रैक्शन इन केस ऑफ रिवर्सिबल इज लेस देन हीट इंट्रैक्शन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। माय डियर जो ये क्लासियस इक्वलिटी इनइक्वलिटी है इज वैलिड एवरीवेयर, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं माय डियर कि डेल्टा क्यू रिवर्सिबल जो है लेस देन डेल्टा क्यू रिवर्सिबल हो रहा है। तो इसकी जो सेकंड मीनिंग हम यदि बोल रहे हैं माय डियर, तो ये फॉर इंक्रीज इन efficiency and same work output irreversible engine will reject more heat as compared to reversible engine, ठीक है। मतलब यदि आपको इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड सेम वर्क आउटपुट irreversible engine will reject more heat as compared to reversible engine। बात समझ में आई। एंड दिस इज आउटकम ऑफ क्लासियस इनइक्वलिटी, ठीक है। अभी यूज ऑफ दिस इनइक्वलिटी यदि देखना है माय डियर, तो हम कहाँ पे चलेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे एक रिजर्वायर के थ्रू, ठीक है ना। तो माय डियर
व्हेन वी हैव मोर देन 2 रियर वायर, ठीक है ना, देन वी अप्लाई क्लासेस इनइक्वलिटी। यदि हमारे पास मोर देन 2 रियर वायर है तो वहाँ पे हम क्लासियस इनइक्वलिटी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर रेशियो और हीट रेशियो, टेम्परेचर फाइंड करने सॉरी एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए यदि हम हीट रेशियो और टेम्परेचर रेशियो का यूज़ कर रहे हैं वह गलत हो जाएगा। यदि यदि 2 से अधिक रियर वायर हैं तो वहाँ पे हमें क्लासियस इनइक्वलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे माय डियर 3 रियर वायर लेते हैं, रियर वायर ए, रियर वायर बी एंड रियर वायर सी। बात समझ में आई। एक ए में टेम्परेचर 1000 केल्विन है और उसके करस्पॉन्डिंग हीट है 5000 किलो जूल, ठीक है। रियर वायर बी का टेम्परेचर 300 केल्विन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो हीट है वह क्यूबी है, ठीक है ना। एंड रियर वायर सी का टेम्परेचर 500 केल्विन है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो हीट है वो क्यूसी हो जाएगा माय डियर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्यूबी एंड क्यूसी बिल्कुल भी इसकी वैल्यू पता नहीं है और इसका डायरेक्शन भी नहीं पता है कि क्यूबी का डायरेक्शन अवे ऑफ इंजन है कि टूवर्ड्स ऑफ इंजन है, ठीक है ना। ना तो इनका डायरेक्शन पता है और ना हमें क्या पता है इसका माय डियर वैल्यू पता है कुछ भी, ठीक है। बात समझ में आई। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी माय डियर, चूँकि इसमें 2 अननोन है तो एटलीस्ट 2 इक्वेशन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो एक तो हम कहाँ से निकालेंगे, एक निकालेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है माय डियर कि टोटल हीट विच इज एब्जॉर्ब इक्वल टू टोटल हीट विच इज रिलीज्ड। तो एब्जॉर्ब हीट कौन कौन सी है, इंजन किसको किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इंजन 5000 किलो जूल को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड क्यूवी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यूसी को ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्यूसी जब रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो प्लस में होगा। इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है माय डियर, इंजन यहाँ पे दिया हुआ है, इंजन इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको 5000 किलो जूल को कर रहा है, क्यूबी को कर रहा है, क्यूसी को रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वस टू वर्क डन क्या हो जा रहा है, रिलीज हो रही है, वर्क डन रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे 1000 डब्लू हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन जो बनेगी माय डियर वो क्लासियस इनइक्वलिटी से बनेगी। तो क्लासियस इनइक्वलिटी क्या बोलता है, डेल्टा क्यू अपान टी, ठीक है ना। क्लासियस इनइक्वलिटी बोलता है डेल्टा क्यू अपान टी। तो माय डियर आप ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए हम जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो डेल्टा क्यू अपान टी है, तो इस क्यू के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है, तो 5000 अपान 1000 हो जाएगा। डेल्टा क्यू अपान टी तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये है, तो क्यू बी अपान 3000 हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। और क्यू सी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर 500 है, तो यहाँ पे माय डियर क्या हो जाएगा, क्यू सी अपन 500 इक्वस टू 0 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का वही सीन है माय डियर कि जहाँ पे रिलीज कर रहा है सॉरी जहाँ पे ऐड हो रहा है इंजन में वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ से इंजन रिलीज कर रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई माय डियर। इसको सॉल्व करने के लिए अपन जब इसको हम रेंडमली इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग जो हमें जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलना है, जो आंसर मिलना है वो क्यूबी और क्यूसी की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी देखिए अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, एक है देखिए अभी आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू दी हुई है जूल पे दी हुई, किलो जूल पे दी हुई है, यहाँ पे वर्क की वैल्यू जूल पे दी हुई है, ठीक है ना। तो या तो आप पूरा जूल में कन्वर्ट कर लो या फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, हमारी जो यूनिट होता है ना बिल्कुल सेम होना चाहिए। डिफरेंट करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर मेन एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे किलो जूल करने के बाद जो हमारा आप सॉल्व करेंगे तो क्यूबी और क्यूसी की वैल्यू इतनी आ रही है। अब देखिए अब वैल्यू बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा माय डियर कि जो हम डायरेक्शन लिए थे, आपको ध्यान होगा क्यूबी ये हुआ क्या,
QB। एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में ढंग से आएंगी, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए QB के यहाँ पे QB है, QB का डायरेक्शन टूवर्ड्स जा रहा है, टूवर्ड्स इंजन जा रहा है, टूवर्ड्स इंजन जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये डायरेक्शन हमारी सही है, क्योंकि ये जो है ना पॉजिटिव आ रहा है। क्या QB की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मतलब हमारा वो डायरेक्शन सही था। अभी QC की वैल्यू देखते हैं। QC हमारा कहाँ पे है, अवे फ्रॉम इंजन था, अवे फ्रॉम इंजन था। ये देखिए यहाँ पे ऐसे था, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू भी माय डियर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये भी हमारा आंसर जो है तो सही है। यदि माय डियर इसकी वैल्यू निगेटिव आती तो दोस्त वहाँ पे हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता। यह दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना पड़ेगा आप सबको। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो माय डियर पहले डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। पॉजिटिव आया मीन्स ऑल थिंग इज राइट, निगेटिव आया मीन्स डायरेक्शन इज रॉन्ग। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, है ना। अभी देखिए माय डियर, hence that will be wrong to use heat ratio or temperature ratio to calculate efficiency. So for such type of question, when more than two reservoir, we apply Clausius inequality, ठीक है माय डियर। एंड वेन एवर डिवाइस एक्सचेंजिंग हीट मोर देन वन रिजर्वायर, ऑलवेज प्रिफर टू अप्लाई क्लासियस इनइक्वलिटी अदर देन अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बात समझ में आई। तो अभी क्लासियस इनइक्वलिटी आपको समझ में आ गया होगा, हमने उसको एग्जाम्पल लेके समझा दिया है, ठीक है ना। अभी चलते हैं किस पे, एंट्रोपी पे, ठीक है ना। तो एंट्रोपी का एक बेसिक हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग चीज़ बताएंगे। बाकी आपको डिफिनीशन वगैरह पढ़नी है तो आप बुक प्रिफर कर सकते हैं, और कौन सी बुक प्रिफर करेंगे ये चीज़ हम आपको एक दूसरे लेक्चर में बाद में बताएंगे। अभी इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ये पीवी डायग्राम है माय डियर, ठीक है ना। ये पीवी डायग्राम है, यहाँ पे मेंशन करना अपन भूल गए थे, तो इसको चलो देख लेते हैं। ये P है, ये V है, ठीक है ना। अभी माय डियर हम बात करते हैं किसका, तो यहाँ पे पाथ A है, ये पाथ B है एंड ये पाथ C है, हो जाएगा, ठीक है। तो जब तीनों पाथ ABC रिवर्सिबल हों, A B एंड C तीनों पाथ क्या है, रिवर्सिबल होता है, तो उस केस में हम ले लेते हैं पहला पाथ, साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा Q/T की थ्योरी से ले लेते हैं पाथ फर्स्ट। तो 1A2B1 मतलब 1A2B1 ये पाथ ले लिए, और इसमें हम क्लासियस इनइक्वलिटी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q/T 1A2 ये प्लस डेल्टा Q/T 2C1, ठीक है ना, 2C1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट। बात समझ में आई माय डियर। जब पाथ हम आते हैं किसमें, 1A2C1 में, ठीक है ना। 1A2C1 में आ जाएंगे तो क्लासियस इनइक्वलिटी लगाएंगे, तो डेल्टा Q/T 1A2 प्लस डेल्टा Q/2C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन 2। एंड 1 और 2 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना। डेल्टा Q/T 2B1 इक्वल टू डेल्टा Q/T 2C1, ठीक है। अभी डेल्टा Q/T रिवर्सिबल इक्वल टू DS, और यही जो DS हो जाएगा माय डियर, वही हमारी क्या होती है, इंट्रोपी होती है। बात समझ में आई, ठीक है। और इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, वो होते हैं कि डेल्टा Q इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ एंड कम्स आउट द सेम, हेंस इट मस्ट रिप्रेजेंट अ चेंज इन प्रॉपर्टी बिटवीन द स्टेट्स ज्वाइनिंग द पाथ, ठीक है। एंड दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएगा माय डियर, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी एंड इट इज़ अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट, मीन्स DS इज़ अ प्रॉपर्टी एंड विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अभी हम उसमें पाथ जो है, दोनों पाथ क्या लिए थे, AB
और सी तीनों रिवर्सिबल लिए थे। अभी हम माय डियर पाथ ए बी को रिवर्सिबल ले लेते हैं एंड सी को इरिवर्सिबल ले लेते हैं। इस केस में साइक्लिक इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू अपॉन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और पाथ जो हमारी हो जाएगी क्या, 1A2B1 जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 1A2B1। तो डेल्टा क्यू अपॉन टी 1A2 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन टी 2B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। पाथ 1A2 क्या हो जाएगा, पाथ 1A2C1 में चलते हैं। 1A2C1 इस यहाँ पे पूरा जब लेते हैं, यहाँ पे पूरा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि C1 वाला पार्ट हमने क्या लिया था, इरिवर्सिबल लिया था, ठीक है ना, इरिवर्सिबल लिया था। तो डेल्टा क्यू इरिवर्सिबल लेस देन 0 होता है, तो इसको हम रखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन 2 1A2 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन टी 2C1 लेस इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2, ये इक्वेशन प्लस ये इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हम रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ये, ठीक है ना। मतलब डेल्टा क्यू टी 2C1 इज लेस देन डेल्टा क्यू टी 2B1। माय डियर डेल्टा क्यू टी ये वाली जो वैल्यू थी तो हमने इरिवर्सिबल माना था यहाँ पे, ठीक है ना। सी वाली को, इस लाइन को इरिवर्सिबल माना था, इसलिए डेल्टा क्यू अपॉन टी इरिवर्सिबल हो जाएगा लेस देन डेल्टा क्यू अपॉन टू रिवर्सिबल। और यही जो हमारा डेल्टा क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल है यह इंट्रोपी के ds के बराबर है, ठीक है। तो अभी मेरे दोस्त ठीक है, ये इरिवर्सिबल के बराबर है, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं, डेल्टा क्यू इरिवर्सिबल इज लेस देन ds। बात समझ में आई माय डियर। अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, रिजर्वायर लेते हैं, ठीक है ना। रिजर्वायर में ये 1000 केल्विन है और ये 300 केल्विन है। यहाँ पे एक कंडक्टिंग मेटल लगा हुआ है, मटेरियल लगा हुआ है, इसका 600 केल्विन है, इसका 300 केल्विन है, ठीक है। तो और हमें जो हीट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 100 किलो जूल का हीट को कंडक्टिंग मटेरियल से होते हुए हमको पास करवाना है, ठीक है। अब हम इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये इंजन है, ये 300 केल्विन का लगा हुआ है। वर्क डन यहाँ पे 70 किलो जूल दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि मान लो नहीं भी दिया होता ना तो हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं, वर्क डन इज नॉट गिवन देन एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है ना। T1 हमारा 300 हो जाएगा, T2 हमारा 1000 हो जाएगा। तो ये 700/1000 आ जाएगा। और इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू एडेड भी होता है, इसको अपन इक्वल कर लेंगे तो वर्क की वैल्यू 70 किलो जूल आ जाएगी। तो नहीं भी रहेगा तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब चूँकि हमने यहाँ पे 100 किलो जूल हीट को सप्लाई किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे केवल 70 किलो जूल हमको मिल रही है, मतलब अवेलेबल एनर्जी जो हमारी है वो 70 किलो जूल है और अनअवेलेबल एनर्जी जो है माय डियर हमारी तो 30 किलो जूल हो गई। मतलब 70 किलो जूल, 100 किलो जूल हमने सप्लाई किया था, जिसमें से केवल 70 किलो जूल मिल रहा है, 30 किलो जूल हमारी वेस्ट हो गई, अनअवेलेबल हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हम वी अप्लाई अनदर इंजन, यदि हम दूसरा इंजन अप्लाई करते हैं माय डियर तो 600 केल्विन हो गया और इसका मिनिमम टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। यहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी निकलेगी वो 50 किलो जूल निकलेगी और यहाँ पे अनअवेलेबल एनर्जी जो है 50 किलो जूल निकलेगी माय डियर। इससे प्रूफ यह होता है मेरे दोस्त कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है अवेलेबल एनर्जी कम हो रही है और अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ रही है। मतलब देखिए यहाँ पे 70 था, यहाँ पे हो जाएगा क्या 50 किलो जूल बचा। यहाँ पे अनअवेलेबल 30 थी और यहाँ पे अनअवेलेबल 50 किलो जूल हो गई, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 1000 था, यहाँ पे 600 हो गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है वैसे वैसे अनअवेलेबल एनर्जी हमारी बढ़ रही है, अवेलेबल एनर्जी कम हो रही है। मीन्स दैट इज़ क्लियर कि अवेलेबल एनर्जी मच बेटर इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है ना।
तो नोट में हम क्या लिखेंगे, एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है ना। और माय डियर क्या हो जाएगा, डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन, ठीक है। तो कभी कभी एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबल सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं माय डियर, डेल्टा एस जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है ना। समझ में आया। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एंट्रोपी ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर ही जनरेट होने लगती है, उसे हम डेल्टा एस जनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। माय डियर एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि जो एंट्रोपी का जनरेशन है, ठीक है ना, एंट्रोपी का जो जनरेशन है माय डियर, एंट्रोपी का जनरेशन जो है, एंट्रोपी का जो जनरेशन है, यह एक प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, नॉट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंट्रोपी का जनरेशन नॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंट्रोपी का जनरेशन प्रॉपर्टी नहीं है, बट एंट्रोपी इज़ अ प्रॉपर्टी, बट एंट्रोपी जो है माय डियर वो क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। बात समझ में आई, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है, एंड बट एंट्रोपी इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हम देखते हैं माय डियर कि इंटरनली रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है, एक्सटर्नली रिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है, एंड ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं तो क्या होता है। देखिए क्या होता है कि इस सिस्टम में कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, देन दैट इज कॉल्ड इंटरनली रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है। और यदि सिस्टम में कोई भी इरिवर्सिबिलिटी नहीं है आउट ऑफ द सिस्टम, देन दैट इज कॉल्ड अ एक्सटर्नली रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है। एंड बट यदि इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों रिवर्सिबल हैं, दोनों रिवर्सिबल हैं, ठीक है ना, तो उसे माय डियर क्या बोलते हैं, कंप्लीट और टोटल रिवर्सिबल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब टोटल रिवर्सिबल सिस्टम क्या हो जाएगा माय डियर, इंटरनली रिवर्सिबल प्लस एक्सटर्नली रिवर्सिबल। बात समझ में आई, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक हीट इंजन को लेके, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट को एक हीट इंजन को लेके हम समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, ये हमारा हो जाएगा हीट इंजन, ठीक है ना, ये हो गया हीट इंजन, ठीक है। अभी क्या है, ये हाई टेम्परेचर है, अच्छा टी नॉट जहाँ होगा माय डियर वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको अपन एम्बिएंट मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हाई हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग क्यू हो गया, ये देखिए यहाँ पे टी हाई हुआ, ये क्यू हुआ, ये वर्क डन हुआ, जो बचा हुआ वर्क और हीट है वो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो जो वर्क डन होता है वह क्या होता है, 1 - टी नॉट अपान टी हाई, मतलब मिनिमम टेम्परेचर अपान हाई टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, 1 - टी नॉट अपान टी एच, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन अपान क्यू एडेड भी होता है, दोनों को अपन इक्वेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला और देखते हैं माय डियर कि देखो डेल्टा क्यू अपान टी नॉट इक्वल्स टू अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगा। यदि इसको देखें, डेल्टा क्यू अपान टी यहाँ पे ले लिए, और एम्बिएंट टेम्परेचर टी नॉट ले लिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अनअवेलेबल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम एक फॉर्मूला देखते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू एडेड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो जो डब्ल्यू होता है माय डियर, तो वो क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी होता है। क्यू एडेड को हम क्यू एडेड बोलते हैं, और क्यू जो रिजेक्टेड होता है उसे हम अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अनअवेलेबल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी माइनस क्यू एडेड, ठीक है ना। अब हम देखते हैं माय डियर कि इट विल बी डिवाइडेड विथ टी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट, और हमें क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू अपान टी अनअवेलेबल एनर्जी अपान टी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंट्रोपी। और इंट्रोपी हमेशा प्रोपोर्शनल किसके होता है, अनअवेलेबल एनर्जी के। बात समझ में आई।
यदि यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे माय डियर, यहाँ पे यदि हम टी नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा एंट्रोपी का, अनअवेलेबल एनर्जी अपॉन टी नॉट, या फिर अनअवेलेबल एनर्जी डिवाइडेड बाय टी नॉट इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, एस। ठीक है ना। या फिर माय डियर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल्स टू टी नॉट एस। बात समझ में आई? ठीक है ना, ये भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब जो एस होता है माय डियर, क्या होता है, एस जो होता है इक्वल्स टू कितना होता है, 0 फॉर हाई ग्रेड एनर्जी, फॉर हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है ना। हाई ग्रेड एनर्जी के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, हाई ग्रेड एनर्जी अपन वर्क को बोलते हैं। ठीक है ना, वर्क को अपन हाई ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। मतलब ये जहाँ वर्क की बात होती है वहाँ पे एंट्रोपी हमेशा क्या हो जाएगी, 0 माय डियर। ये न्यूमेरिकल में हमेशा आपको ध्यान दे के चलना है, जहाँ जहाँ वर्क का आएगा कंसेप्ट वहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी, एंट्रोपी की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी माय डियर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे चल के। ठीक है माय डियर, जैसा कि हमने बात किया है कि वर्क जो होता है हाई ग्रेड एनर्जी होती है, और हाई ग्रेड एनर्जी के करस्पॉन्डिंग में कोई भी एंट्रोपी अवेलेबल नहीं होती। मीन्स एंट्रोपी इक्वल्स टू 0 फॉर हाई ग्रेड एनर्जी। तो माय डियर अभी हम 3 केस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला केल्विन प्लांक का लेंगे, दूसरा क्लासियस का लेंगे, और तीसरा जो माय डियर है वो जनरल केस लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो चलते हैं माय डियर, इसमें केल्विन प्लांक तीन केस में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, एंट्रोपी, थोड़ा कंसेप्ट मिलेगा जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हमारी मदद करेगा माय डियर। तो केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि एक ही रिजर्वायर से भाई साहब वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वायर हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, टी ले लिया, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो हीट हो क्यू ले लिया। इसमें एंट्रोपी देखिए, वर्क जो होता है हाई ग्रेड एनर्जी होता है, हमने आपको बताया था यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। लेकिन क्यू जो होता है, हीट जो होता है, लो ग्रेड एनर्जी होता है माय डियर। बात समझ में आई? क्यू क्या होता है हमारा, लो ग्रेड एनर्जी होता है, लो ग्रेड एनर्जी होता है। तो ये कैसे 0 होगा, क्योंकि माय डियर देखिए, इसमें अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी से मिलके ये बना होगा। ठीक है ना। तो जब इसमें कुछ ना कुछ अनअवेलेबल एनर्जी जरूर होगा। ठीक है ना। और अनअवेलेबल एनर्जी की वजह से इसका जो वैल्यू हो जाएगा वह 0 हो जाएगा माय डियर। बात समझ में आई? तो अभी हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि सारी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी क्या, 0। ठीक है ना। सो फाइनली एंट्रोपी इज, केल्विन प्लांक में जो एंट्रोपी हो जाएगी वह हो जाएगी क्या, 0। ठीक है। और यह डिवाइस जो होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होगा। मतलब केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग केल्विन प्लांक के डिवाइस में एंट्रोपी हमेशा 0 होगी, और यह डिवाइस जो है संभव नहीं है। क्लासियस इनइक्वलिटी में हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्लासियस क्लासियस जो स्टेटमेंट देते हैं, तो इसमें 2 रिजर्वायर लेते हैं और ये बोलते हैं कि जो जो लो लेवल की एनर्जी होती है वो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 500 किलो जूल हीट है, इसकी भी करस्पॉन्डिंग 500 किलो जूल हीट है। इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम निकालें डेल्टा क्यू बाई टी तो 1 हो जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। मतलब जो हमारी इंट्रॉपी है वह 1 से 0.5 हो रही है। मतलब इंट्रॉपी डिक्रीज हो रही है इन लो टू अपर। मतलब लो टेम्परेचर में हमारी इंट्रॉपी ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एंट्रोपी घट रही है। मतलब
लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जाने में एंट्रोपी घटती है। अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट ऐसा होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसी डिवाइस भी पॉसिबल नहीं है। अभी हम चलते हैं किसमें, जनरल केस में। जनरल केस में हम 3 केस देखेंगे। अभी पहले केस में हम क्या देखते हैं माय डियर, पहले केस में हम ये देखते हैं कि डिवाइस है, ठीक है ना, 1000 के केल्विन है, 800 किलो जूल है, हीट 500 जूल है और इधर 5000 है। तो यदि इसके करस्पॉन्डिंग अपन एंट्रोपी निकालते हैं माय डियर, तो यहाँ पे एंट्रोपिक वैल्यू 1 आएगी और यहाँ पे एंट्रोपिक वैल्यू 0.8 आएगी, ठीक है ना। एंट्रोपी नीचे से ऊपर जाने में डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, बात समझ में आई। और जब एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब हो जाएगा यह पॉसिबल होगा, ठीक है ना। और यदि हम W की वैल्यू माय डियर क्या ले लेते हैं, W की वैल्यू हम यदि 500 किलो जूल ले लेते हैं दोस्त, ठीक है ना, 500 किलो जूल लेते हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी जो हो जाएगी नीचे भी 1 हो जाएगी और ऊपर भी 1 हो जाएगी। मतलब दोनों लो टेम्परेचर में 1 और हाई टेम्परेचर में 1, मतलब हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। और ऐसी इट्स इस तरीके की जो डिवाइस है माय डियर, वह पॉसिबल भी होगी और रिवर्सिबल होगी, जिसकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जा रहा है वही हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे यदि हम देखें फर्स्ट केस में यदि देखें तो एंट्रोपी जो माय डियर है वह क्या हो रही थी, लो टेम्परेचर में ज़्यादा थी और हाई टेम्परेचर में जैसे ऊपर जा रहे हैं एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यह डिवाइस पॉसिबल ही नहीं था, यह डिवाइस पॉसिबल ही नहीं था, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी जब हम माय डियर नीचे केस 2 में आते हैं दोस्त, केस 2 में आते हैं, तो यह डिवाइस जो है माय डियर पॉसिबल भी है और रिवर्सिबल भी है, क्योंकि कांस्टेंट है एंट्रोपी, नीचे भी 1 है और ऊपर भी 1 है, ठीक है ना। थर्ड केस में W इक्वल टू 1000 किलो जूल कर दिया जाएगा, तो लो टेम्परेचर में जो हमारी एंट्रोपी है वह 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और हाई टेम्परेचर में हमारी एंट्रोपी 1.5 हो जाएगी। मतलब एंट्रोपी जो हो जाएगी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में हमारा जो डिवाइस है पॉसिबल भी होगा और इरिवर्सिबल भी होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो माय डियर एंट्रोपी बढ़ रही है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर सिस्टम इज पॉसिबल बट दैट विल बी इरिवर्सिबल, ठीक है ना। उस केस में मतलब जब एंट्रोपी बढ़ रही है फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, वहाँ पे पॉसिबल है और वह इरिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है ना। और जहाँ पे जो हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट हो रहा है वहाँ वहाँ पे डिवाइस पॉसिबल है, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। और जहाँ पे एंट्रोपी घट रही है ना, ऐसा डिवाइस पॉसिबल ही नहीं होता है माय डियर, ठीक है ना। देन वी कैन से माय डियर की एनर्जी का डिग्रेशन ही एंट्रोपी का जनरेशन बनता है, एंड अ रिवर्सिबल डिवाइस डज नॉट डिग्रेड द एनर्जी एंड ऑल्सो कैन नॉट अपग्रेड द एनर्जी सिंस इट्स डेल्टा इक्वल्स टू 0, देन दैट इज़ नेदर डिग्रेड नॉट अपग्रेड द एनर्जी माय डियर, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल हम फिर 10वां लेक्चर लेके आते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे हम विस्तृत जानकारी बताएंगे आप सबको। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। यार वीडियो अच्छा लगे ना तो थोड़ा प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब करते जाना, जिससे ना पढ़ाने में मज़ा आए, है ना। चलिए, गुड नाइट, ठीक है माय डियर, ओके बाय बाय।